नमस्कार दोस्तों। आज नया टॉपिक लेकर हम आए हैं कैलेंडर का। काफ़ी परेशानी होती है स्टूडेंट को इस वाले टॉपिक में। यहाँ पर मैं अलग अलग पार्ट बनाऊँगा, जिसे आप ध्यान से देखोगे तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में कैलेंडर के। ठीक है, तो बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा, यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करूँगा। आप उसे ध्यान से समझिएगा तो आगे तक कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। मैं अलग अलग पार्ट बनाऊँगा, ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो सभी को आप ध्यान से देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, कैलेंडर का टॉपिक क्लियर करने के लिए केवल दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर दो चीज़ें आपने ध्यान में रख ली तो पूरा टॉपिक आपको आखिरी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो कैलेंडर में आपको क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो ध्यान में रखना है, आपको पता होना चाहिए। पहला तो लीप ईयर के बारे में कि लीप ईयर क्या होता है, जिसे हम हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं। ठीक है, और सेकंड आपको पता होना चाहिए ओड डेज यानी कि विषम दिन के बारे में कि ये ओड डेज होता क्या है, विषम दिन क्या होता है। ठीक है, तो दोनों को एक एक करके समझेंगे अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं लीप ईयर की कि लीप ईयर होता क्या है। ठीक है, तो देखो, जो आपके पास साल होते हैं उसमें होते हैं आपके पास 365 दिन। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, नॉर्मल ईयर या साधारण वर्ष। ठीक, लेकिन जो एक साल में आपके 366 दिन भी होते हैं, जो कहलाता है आपका लीप ईयर या अधिवर्ष। ठीक है, तो जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है वो लीप ईयर या अधिवर्ष हम कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा लीप ईयर है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लिखता हूँ मैं यहाँ पर। 2012, 13, 14, 15, 16, 19 और 20। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं जो मैंने कलर किए हुए हैं, जैसे कि 2012, 16 और 20। ये आपके लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष है। लेकिन हमने कैसे पहचाना? तो जो भी लीप ईयर होगा आपके सामने, उसके लास्ट की जो दो नंबर है, देखो मैंने अलग कलर में किए हुए हैं यहाँ पर, जैसे 12 को, 16 को और 20 को। तो जो लास्ट के दो नंबर देखना है, अगर ये 4 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि 12 में अगर 4 का पूरा भाग जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि 12 पूरा डिवाइड हो रहा है 4 से। ऐसे ही 16 की बात करें तो 16 भी पूरा डिवाइड होगा 4 से, और 20 भी पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 से। तो आप आसानी से पहचान सकते हो कि लीप ईयर कौन सा है। ठीक है, बाकी सारे क्या होंगे, नॉर्मल ईयर। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 2024। ठीक है, तो 2024 क्या होगा, ये होगा आपका लीप ईयर। और एक लिखा मैंने 1993, 1993, तो ये क्या होगा, आपका साधारण वर्ष, क्योंकि 93 में 4 से पूरा डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो आप आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नॉर्मल ईयर है। एक एग्जांपल और देखते हैं, 2024। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 2024 के बाद का लीप ईयर कौन सा होता है, तो आपको पता है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर रिपीट होता है। जैसे कि 24 के बाद अगला हो जाएगा 2028, और 28 के बाद कौन सा होगा, 2032। ठीक है, तो आपको लीप ईयर पूरा समझ में आया होगा कि लीप ईयर बोलते किसे हैं। ठीक है, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर अगला ऑड डेज के बारे में, यानी कि विषम दिन के बारे में। काफ़ी ज़रूरी चीज़ है और आखिरी तक आपको काम आएगी ये, लास्ट तक। तो आप समझते हैं, पहले डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो काफ़ी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। किसी भी संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेषफल या रिमाइंडर बचता है वही विषम दिन कहलाता है। मतलब कोई भी आपके पास एक नंबर है, उसे आप 7 से डिवाइड करोगे और जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, वही क्या होगा, आपका विषम दिन या एक्स्ट्रा डे आपका कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास मान लो दिनों की संख्या है 10, 10 दिन है। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे 7 से, तो जो एक्स्ट्रा बचा आपके पास, शेषफल बचा, कितना बचा, 3 बचा। तो ये 3 ही क्या कहलाता है, आपका विषम दिन कहलाता है। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 30 दिन, 31 दिन, 365 दिन, 366 दिन। तो काफ़ी सिंपल सी बात है यहाँ पर। अगर इनको 7 से डिवाइड करेंगे सभी को, तो आपका जो आंसर आएगा, जो शेषफल आएगा, वो आएगा 30 दिन के लिए 2, 31 दिन के लिए 1, 31 दिन के लिए यहाँ पर 3 आएगा, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रख लेना, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो चुका है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा इसको। ठीक, ये जो 365 है, 31 है ना, 31 जो है यहाँ पर एक नहीं होगा, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28, 29, 30, 31। तो जो एक्स्ट्रा दिन बचेंगे वो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। ठीक है,
और 365 में 1 होगा और 366 में 2 होगा। तो ये आपके एग्जाम्पल हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि जो टोटल दिनों की संख्या है उसमें 7 से डिवाइड करोगे और जो शेषफल बचेगा वही क्या कहलाता है, आपका विषम दिन कहलाता है, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, ये तो जो दिनों की संख्या है इसमें आपने विषम दिन सीख लिए हैं कैसे निकालना है। अब दो मंथ के बीच ओड डेज कैसे निकालते हैं वो अपन सीखेंगे, ठीक है। उससे पहले अपन बात करते हैं मंथ में ओड डेज निकालना। मंथ आपके कितने होते हैं आपके 12, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं, जैसे कि जनवरी में 31, फरवरी में 28 या 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, ठीक है। तो ये सारे दिन होते हैं। अब यहाँ ओड डेज कैसे निकालेंगे, फिर से सिंपल सी बात हो गई है कि टोटल दिन आपको मिल चुके हैं। यहाँ पर टोटल दिन जैसे कि जनवरी के टोटल दिन होते हैं 31, तो क्या करते हैं अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बच जाएगा, शेषफल 3 बच जाएगा। तो 31 अभी अपन ने थोड़ी देर पहले भी देखा कि जहाँ 31 दिन होते हैं वहाँ पर शेषफल कितना बचता है, 3। 28 में 0 या 29 के लिए 1, ठीक है। 31 में फिर 3, 30 में 2, 31 में 3, 30 में फिर 2, 31 में 3, 30 में फिर से 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, 30 में 2 और 31 में फिर से 3, ठीक है। तो पूरा समझ में आ गया कि विषम दिन कैसे निकालते हैं, ओड डेज कैसे निकालते हैं। केवल 7 से भाग देना है और जो शेषफल बचता है वही आपका ओड डेज कहलाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया सिंपल सा मंथ के, कोई भी मंथ है उसमें टोटल जो दिन है उसमें ओड डेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब अगला ध्यान से देखना यहाँ पर कि दो मंथ के बीच ओड डेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो समझते हैं यहाँ पर, मान लो एग्जाम्पल मैंने लिया कि 12 मार्च 2013 और 24 मई 2013, ये दो अलग अलग मंथ है, इनके बीच में ओड डेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मंथ लिखने हैं कि जो पहले कौन सा मंथ आता है, मार्च पहले आता है, मई पहले आता है। तो आपको पता है मार्च पहले आता है, तो आपको लिखना है मार्च, अप्रैल, मई, क्योंकि मार्च से लेकर मई तक के बीच के ही ओड डेज आपको निकालने हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहला जो मार्च है यहाँ पर क्या लिखना है आपको, बचे हुए दिन। जैसे कि 12 मार्च उसने दिया हुआ है, कितने दिन बचे मार्च ख़त्म होने में, 19 दिन, तो आपने लिखा 19, ठीक है। अब अप्रैल कितने का होता है, 30 का, तो आपने 30 लिखा। और जो लास्ट आपका जो भी मंथ रहेगा, जैसे इसमें मई है, तो ये आपके यहाँ क्या लिखना है, दिए हुए दिन। जैसे कि कितने दिन दिए हैं उसने, 24, तो आपने लिखा 24। देखो चाहो तो अब इनको और छोटा कर सकते हो, अगले जब एग्जाम्पल करेंगे तो ये पूरे आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, डायरेक्ट आप इनके ओड डेज लिखोगे। जैसे यहाँ समझा देता हूँ मैं, 19 का ओड डेज कितना होगा, 5। कैसे, 7 से डिवाइड करा, शेषफल कितना बचा, 5। फिर 30 का कितना होगा, 2, और 24 का कितना होगा, 3, ठीक है। इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 10, और 10 का फाइनल ओड डेज कितना निकलेगा, 3। तो 3 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया कि 3 हो गया आपका शेषफल। ओड डेज आपका दो मंथ के बीच ओड डेज कितना निकला यहाँ पर, 3, ठीक है। अगले एग्जाम्पल से समझते हैं तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लिया मैंने 10 अप्रैल 2015 और 27 सितंबर 2015, ठीक है। अब बिल्कुल वैसा ही करना जैसा अभी किया था। दोनों में से पहले कौन सा मंथ आता है, अप्रैल, तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक आपको सारे मंथ लिख लेना है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। अब अप्रैल में आपको क्या लिखना है, बचे हुए दिन, ठीक है। तो जैसे कि उसने 10 अप्रैल तो दिया है, कितने दिन बचे अप्रैल ख़त्म होने में, तो आप बोलोगे 20 दिन, ठीक है। मई कितने का होता है, 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31 और सितंबर में दिए हुए दिन कितने दिन दिए उसने, 27, तो आपने 27, ठीक है। अब आपको केवल इनके ओड डेज लिखना है, तो 20 को आप डिवाइड करोगे 7 से तो शेषफल 6 बचेगा। फिर यहाँ 31 के लिए 3, 30 के लिए 2, 31 के लिए 3, फिर 31 के लिए 3 और 27 के लिए 6, ठीक है। इन सभी को प्लस करोगे तो आपके पास मिलेगा 23, और 23 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 2। तो इसमें विषम दिन कितने हैं, 2, यानी कि 10 अप्रैल 2015 और 27 सितंबर 2015 के बीच ओड डेज की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो आपको पूरा समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है, पूरा क्लियर है सभी को। अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको घर पे करने के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस करना, और अगले पार्ट में मैं इसके आगे की चीज़ें बताऊंगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, ये 5 क्वेश्चन हैं जो आपको करना है, ठीक है।
अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक, थैंक यू।